हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपने इंग्लिश के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। बस एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। ये सारे कलरफुल नोट्स पीडीएफ और पीपीटी फॉर्मेट में, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेट शीट, जितने भी अपडेट्स हैं और जितना भी स्टडी मटेरियल है और द न्यूज एक्सेट्रा जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब मैंने टेलीग्राम पे सेंड किए हुए हैं। आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ मैंने आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। मान लो अगर आपको मुझसे कोई बात करने का मन कर जाए, कुछ पूछने का मन कर जाए कैरियर के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट की कहानी है जिनका नाम है एब्राइट, और उनका पूरा नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। एंड स्टार्टिंग में उनकी अचीवमेंट के बारे में बात की हुई है कि उन्होंने कैसे यंग एज में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है। जब वो 22 साल के थे तब उन्हें स्काउट ऑफ द ईयर का एक अवार्ड मिला था एक नई थ्योरी के लिए। उस थ्योरी का क्या नाम था? हाउ सेल्स वर्क। तो रिचार्ड एच एब्राइट ने और उनके कॉलेज के रूममेट ने इस थ्योरी को एक आर्टिकल की फॉर्म में समझाया था। और उस आर्टिकल का क्या नाम रखा था? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और उनकी पहली अचीवमेंट थी, और ये सब जो उनकी जर्नी है वो बटरफ्लाई से स्टार्ट होती है। तो रिचर्ड ओनली ओनली चाइल्ड थे उनके पेरेंट्स के। एंड वो कहाँ पे रहते थे? नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया में। एब्राइट के पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो ना तो वो फुटबॉल खेलते ना बेसबॉल, सिर्फ चीजें कलेक्ट करने के लिए लग जाते थे। उन्होंने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया? बटरफ्लाईज को, जब वो किंडरगार्टन में थे। साथ ही साथ रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स को भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तारों की तरफ देखना शुरू कर दिया, और एस्ट्रोनॉमर भी बनना चाहते थे। उनकी मदर उनको फुल सपोर्ट करती थी, ट्रिप्स पर लेके जाया करती, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और दूसरे इक्विपमेंट्स भी लाया करती थी। एवराइट जब 15 साल के हुए तब उन्होंने अपने आर्टिकल को साइंटिफिक जर्नल को भेज दिया था, और ये कुछ ऐसा था जैसे बेसबॉल में होम रन मार दिया। एवराइट की जो मदर थी वो एकदम उनकी दोस्त बन के रहती थी। वो अपने घर पे उनके फ्रेंड्स को इन्वाइट करती थी डिनर पे, ताकि एवराइट की बहुत सारे दोस्त बन जाए। जब उनके पति की डेथ हुई, अब मतलब एब्राइट के फादर की, तब उनकी जो पूरी जिंदगी थी, किसकी? जो मतलब एब्राइट की मदर थी, वो एब्राइट को अपनी पूरी जिंदगी मानती थी। ठीक है। रीची जब तीसरे ग्रेड में था, यानी कि थर्ड क्लास में था, तब उसके पापा की डेथ हो गई। ठीक है। एब्राइट की जो मदर थी वो रिची के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती थी, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं। और याद करवाने के लिए, या फिर वो मतलब जो रिची है एब्राइट का जो निक नेम है वो रिची था। तो रिची जो है वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखना चाहता था। उसने अपने स्कूल में भी टॉप ग्रेड्स के साथ स्कोर किया था। जब वो सेकंड ग्रेड में आए, सेकंड क्लास में, तब तक वो बटरफ्लाईज की 25 स्पीशीज कलेक्ट कर चुके थे, जो कि उनके होम टाउन में ही मिला करती। एब्राइड की जो मदर है उन्होंने एक चिल्ड्रंस बुक लाके दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और उसमें मोनार्क बटरफ्लाईज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि कैसे वो माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है। और इससे क्या हुआ? एब्राइड की एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। बुक के एंड में एक पेज था जहां पर लिखा हुआ था कि आपको बटरफ्लाईज जो है वो टैग करनी है। और एक प्रोफेसर है टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा के, जिनका नाम है डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओर्क्यूहेड, उनको ये टैग करके जो बटरफ्लाईज है वो भेजनी है। तो टैग करे हैं एब्राइट, और उन्होंने डॉक्टर ओर्क्यूहेड को वो भेज दी। ठीक है। फिर बटरफ्लाई का जो कलेक्टिंग सीजन था वो लेट समर के 6 हफ्तों तक चलता है। उसके बाद उन्हें ज्यादा मिलती नहीं है बटरफ्लाईज। तो एवराइट ने क्या किया? बहुत सारे बटरफ्लाईज को पकड़ा, उनको कैच किया, फीमेल मोनार्क को, उसके अंडे ले लिए, उसको बेसमेंट में उन्होंने अंडे से एडल्ट बटरफ्लाईज भी रेस कर दी। और उससे क्या हुआ? बटरफ्लाईज की जो विंग थे वो टैग करके उस बुक के लास्ट पेज पर डॉक्टर ओक्यूहार्ट को भेज दिए। बाद में एब्राइट का जो इंटरेस्ट था वो बटरफ्लाई कलेक्टिंग में, टैग करने में, भेजने में खत्म हो गया था उनका इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिलता था। वो बस एक दो बटरफ्लाई कैच कर लेते थे, और ज्यादा लंबा रास्ता भी नहीं था, 75 माइल्स ही था जहाँ पे वो रहते थे। तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर जब 7th ग्रेड में आए, 7th क्लास में आए एवराइट, तो उन्हें लगा कि रियल साइंस क्या होती है। ठीक है। वो फिर कंट्री के साइंस के मेले में गए और वहां पे खो गए। उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट दिखाया उस मेले में कि फ्रॉग, एक स्लाइड पे फ्रॉग का टिश्यू रखा और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो विनर्स हैं उन सभी को तो गिफ्ट और प्राइज मिले, बस मुझे ही नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, उन्होंने तो रियल
एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बस एक पिद्दू से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो अब मुझे भी रियल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। फिर उन्होंने डॉक्टर उर्क्यू हार्ट को आइडियाज के लिए बोला कि आप प्लीज मुझे आइडियाज दे दो, लेटर लिखा उनको, तो उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए, ठीक है, कि तुम इन इन चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और मेले में दिखा सकते हो ताकि तुम्हें बहुत सारे प्राइजेस मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो 8th क्लास में उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट दिखाया उस मेले में, उसमें क्या था, एक डिसीज जो थी, एक बीमारी जो है वो वायरल हो रही थी। उसमें क्या होता है, जो मोनार्क के कैटरपिलर्स है वो सारे सारे मर रहे थे एक डिसीज के कारण, ठीक है। तो उससे जो एब्राइट है उन्हें लगा कि भाई ये मर क्यों रहे हैं, क्या पता उन्हें बीटल्स खा जाता उन कैटरपिलर को। तो उन्होंने क्या किया, कैटरपिलर्स को बड़ा किया और बीटल्स को भी उसी जगह रख दिया जहाँ पर कैटरपिलर्स थे। तो यहाँ पर बीटल्स जो है वो कैटरपिलर्स को नहीं खा रहे थे, वो एक अलग टाइप की बीमारी थी। तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था वो शो किया कि बीटल्स के थ्रू इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, और इस प्रोजेक्ट में वो जीत गए थे, उन्हें प्राइज मिला था। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट में उन्होंने एक थ्योरी को टेस्ट किया। वो थ्योरी ये थी कि एक ना वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है, वो मोनार्क बटरफ्लाई जैसी ही दिखती है, ठीक है। थ्योरी ये कहती है कि वाइसरॉय जो है वो मोनार्क जैसी ही दिखती है। क्यों? क्योंकि मोनार्क तो मतलब बर्ड्स को अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट गंदा आता है, लेकिन वाइसरॉय जो है उनका टेस्ट काफी अच्छा लगता है बर्ड्स को। तो इसलिए अगर वो मोनार्क जैसी दिखने लग जाएंगी वाइसरॉय बटरफ्लाई, तो अब बर्ड उनको खाना कम कर देंगे, क्योंकि मोनार्क जो है वो गंदी लगती है टेस्ट में। और अगर वाइसरॉय बिल्कुल मोनार्क जैसी दिखने लग गई तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा। तो इस अब ये क्या हुआ, दे आर लेस लाइकली दे बिकम टू द बर्ड्स फूड। तो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर क्या बर्ड्स जो है वो मोनार्क को खाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस ये जो प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छा हुआ। he found that starling would not eat ordinary bird food। ये जो स्टारलिंग है एक टाइप का बर्ड, वो बर्ड फूड, ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाएगा, वो सारी की सारी मोनार्क को खाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट पोजीशन पे आया जूलॉजी डिवीजन में, और उनको 3rd प्राइज मिला पूरे कंट्री के साइंस फेयर में, ठीक है। तो उन्होंने थ्योरी को ऐसे प्रूव करके दिखाया कि मतलब ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। इन द सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, तो एब्राइट ने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी कर डाली, ठीक है, जिससे कि लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी नहीं बन रही थी। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन, तो डॉक्टर उर्क्यू हार्ट ने वैसे बहुत सारे वो भेजे थे कि तुम किस किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि जो मोनार्क का प्यूपा है उसके बॉडी पे गोल्ड स्पॉट्स क्यों है। तो लोगों को लगता था अरे ये क्वेश्चन तो बेकार सा है, ऑर्नामेंटल है, तो नॉर्मल है कि उसकी बॉडी पे गोल्ड स्पॉट है, लेकिन नहीं, डॉक्टर उर्क्यू हार्ट इस पे बिलीव नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कुछ ना कुछ रीजन है तभी ये गोल्ड स्पॉट जो है वो मोनार्क बटरफ्लाई पे आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, किसने, एब्राइट ने। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और उनके एक और स्टूडेंट थे, उन्होंने डिवाइस बनाया एक, और उन्होंने ये देखा कि ये हार्मोन जो है वो एक, ये जो स्पॉट्स हैं गोल्ड स्पॉट जो कि मोनार्क के बॉडी पे थे, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट होने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शो किया फेयर में, और एब्राइट जो है वो कंट्री फेयर में फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। उन्होंने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिल गई, और वहां पर उनको 3rd प्लेस मिली जूलॉजी के लिए। उनको चांस मिला वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का। फिर जूनियर हाई स्कूल जूनियर तो वो थे ही, उन्होंने एडवांस एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए मोनार्क के प्यूपा पर, और उस साल ये उनके जो प्रोजेक्ट था उसमें फर्स्ट पोजीशन मिली इंटरनेशनल साइंस ईयर में। सीनियर ईयर आ गया था, अब मोनार्क, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स लिए मोनार्क के विंग में से, और उन्होंने दिखाया कि जो सेल्स है वो डिवाइड कर जाएंगे और नॉर्मल बटरफ्लाई स्केल्स में बदल जाएंगे। सो दिस वुड बी द ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और ये जो सेल्स हैं वो विंग्स में कैसे बदलेंगे, क्योंकि उस हार्मोन के कारण। तो इस तरीके से उनको फिर से इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, और अब उनको आर्मी लैब एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब में काम करने का मौका भी मिल जाता है। अब अगली गर्मियों में एब्राइट ने दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब में गए, वहां पे उन्होंने हार्मोन थ्योरी के ऊपर काम किया, और अब उनको हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी मिल गया था, ठीक है। तो फिर
एक साल, एक डेढ़ साल बाद एब्राइट को आइडिया मिला नई थ्योरी का कि सेल लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने जैसे उन्हें हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल गया था, तो उन्होंने उसके एक्सरे फोटोज निकाले उसके केमिकल स्ट्रक्चर के, और उन फोटोज को देखकर उन्हें बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली का जवाब मिल चुका था, ठीक है। ये दिखा सकता है कि कैसे वो जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो डीएनए का कैसे वो रीड करते हैं। आपको पता है हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो कैसे सेल डीएनए को रीड करता है। तो ये चीज उनको दिख गई थी उन फोटोज को देख के, ठीक है। तो डीएनए जैसे कि न्यूक्लियस में पाया जाता है और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, तो ये हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। तो ऐसे ही वो जो हार्मोनल स्ट्रक्चर के फोटोज थे, उनको ये लाइफ की मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, ठीक है। एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर रॉन्ग ने पिक्चर्स को ड्रू करी और प्लास्टिक मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट किया, और ये शो किया कि ऐसा हो सकता है कि सेल्स जो है वो डीएनए को रीड कर सकते हैं। टुगेदर फिर उन्होंने उस पेपर पे थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और सरप्राइजिंगली रिचर्ड एब्राइट को ग्रेजुएट हुए वो हार्वर्ड से विद हाईएस्ट ऑनर्स, और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट भी बने, रिसर्चर बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती है तो हम लाइफ प्रोसेसेस को काफी अच्छे से समझ पाएंगे, और नए नए आइडियाज मिल जाएंगे, और हम बहुत सारे प्रिवेंटिंग टाइप्स भी ढूंढ पाएंगे कैंसर के लिए और बाकी बीमारियों के लिए भी, अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो, ठीक है। एब्राइट और उनके बहुत सारे इंटरेस्ट भी थे, ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट थे, जैसे कि वो डिबेट में काफी अच्छे थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, एक अच्छे कैनोइस्ट भी थे, वो जो करते हैं ना वाटर स्पोर्ट कैनोइस्ट वाला, वो भी थे, ऑलराउंड आउटडोर पर्सन भी थे, और एक्सपोर्ट फोटोग्राफर और नेचर और साइंटिस्ट के उसमें फोटोग्राफी भी करते थे। एब्राइट जो है वो किसी को एडमायर भी करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। वो कौन है? ही वॉज रिचर्ड ए रीनर। तो वो एक उनके सोशल साइंस के टीचर थे। वो कहते थे कि जो एब्राइट है वो इसलिए जीतता है क्योंकि उसने बेस्ट जॉब करनी चाहिए हमेशा से, ठीक है। सो दीज थिंग वर नेसेसिटी इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी को ऐड करो और मिक्स करो, और बहुत सारे राइट रीजंस के लिए सर्च करते रहो, ठीक है। और एब्राइट के पास ये सारी क्वालिटीज थी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक साइंटिस्ट की लाइफ कैसी होती है, कैसे एक साइंटिस्ट बना जाता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।